तो हेलो एवरीवन, अपन अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द वेव प्रिंसिपल। है ना। द कोर तो फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं द कोर ऑफ इलियट वेव थ्योरी का। है ना। तो बेसिकली थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इन द 1930s आर एन इलियट डिस्कवर्ड दैट मार्केट प्राइसेस डू नॉट जस्ट वंडर aimlessly. They adhere to a specific repeating pattern composed of what he called waves. The basic pattern consists of five individual waves that propel the market forward, followed by a correction. तो बेसिकली जो आपके इलियट थे, आर एन इलियट, इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी कि मार्केट के में जो प्राइसेस मूव होता है वो रैंडम ना होकर वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है ना। वो अभी अपन देखेंगे। बट उन्होंने ये चीज डिस्कवर करी कि बेसिकली प्राइस जो है ना, उसको देखने का जो नजरिया है ना उसको चेंज किया। बिकॉज आप डिस्कवरी से पहले देखते हैं, अभी तो अपन को चलो पता है कि इलियट वेव क्या होता है, इलियट वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं बिकॉज उनके नाम पर ही ये रखा गया है जिन्होंने डिस्कवर किया इस चीज को। उससे पहले अगर कोई रेंडमली चार्ट देखता था वो तो यही सोचता था ना कि यार प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ पे जाएगा पता नहीं। बट उसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो एक था वो इन्होंने डिस्कवर किया, और जो फर्स्ट पैटर्न था वो इलियट ने, आर एन इलियट ने डिस्कवर किया। तो इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, एक कंटिन्यूस साइकिल बनती है जिसमें टोटल ऑफ आपके 8 वेव्स रहते हैं। है ना। उसमें से आपके जो स्टार्टिंग में जो वेव रहती है जिसको मोटिव फेज बोलते हैं, उसमें 5 वेव्स रहती है ना, जिनके नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5। अब आप ये मत बोलिएगा सर यहाँ पे मेरे को तो डायग्राम ही नहीं दिख रहा है। इट जस्ट दैट कि उस चीज को रिप्रेजेंट ही 1 2 3 4 5 से करते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, बताऊंगा, बना के भी देखेंगे अभी अपन। बट ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है जो इलियट सर ने बताया था इस चीज को या बनाया था। तो ये जो फर्स्ट फेस रहता है उसको अपन 1 2 3 4 5 वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो पार्ट आता है, क्योंकि टोटल ऑफ 8 वेव्स बोला मैंने, तो सेकंड पार्ट जो आता है वो करेक्टिव फेस रहता है जिसके अंदर 3 आपके वेव्स रहती हैं जिनको बोलते हैं ए बी सी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा थ्योरी है कि इसमें, क्योंकि अपन जब वेव का भी कंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो अपन इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। है ना। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो पहले 5 वेव की सीक्वेंस जो कंप्लीट होती है, मतलब मोटिव फेज जिसको बोल रहे हैं, वो जब कंप्लीट होती है तो मार्केट अंडरगोज अ 3 वेव सीक्वेंस दैट पार्शियली रिट्रेसेस द प्रोग्रेस मेड बाय द मोटिव वेव। है ना। तो ये बेसिकली एबीसी जो है आपका, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आपका शो करता है ना। Importantly, waves are fractal, meaning every wave is a part of a larger wave at a higher degree and can be divided into smaller subwaves at a lower degree. फ्रैक्टल अपन काफी बार पढ़ चुके हैं अपन ने, लेकिन फ्रैक्टल जो था वो टाइम के रेफरेंस में पढ़ा था। है ना। कि टाइम, अगर आप कोई भी जो प्राइस एक्शन अपना हो रहा था, तो अगर आप की कैंडल जो है, बुलिश कैंडल जो है ना, जैसी दिखती है या जैसे बनने का प्रोसेस है उसका, जो 5 मिनट पे बुलिश अपनी हैमर कैंडल बनेगी, सेम वो आपका 1 मंथ, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, सब पे सेम तरीके से बनेगी, उसके बनने का पैटर्न सेम रहेगा। सेम विद द केस ऑफ योर वेव्स। वेव्स फ्रैक्टल है, मतलब आपके एक वेव के अंदर और मल्टीपल वेव्स हो सकती है। जो वेव्स भी बन रही है वो प्राइस से ही बन रही है ना। वो प्राइस को अगर आप, मतलब मैं आपको चलो डायग्राम से एक बार बताता हूँ, वो इजी रहेगा। वेव थ्योरी में क्या बोलते हैं कि अपन पहले स्टार्टिंग की वेव्स देखते हैं। तो आपका ठीक है, इसको आप, ये जो पैटर्न है ना, जो प्राइस ऐसे चल रहा है, मतलब अभी तो अपन अगर इसको प्राइस एक्शन से देखो तो ये अप ट्रेंड में था, फिर ये थोड़ा सा रिट्रेस किया। है ना। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट मैंने ये लेग बनाई है, ये फर्स्ट वेव बोला कहते हैं इसको। है ना। जो सेकंड मैंने यहाँ पे नीचे किया है इसको सेकंड वेव बोलते हैं। जो ये थर्ड आपका प्राइस ऊपर गया इतना लंबा, इसको थर्ड वेव बोलते हैं। जो एक
हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ है उसको फोर्थ वेव बोलते हैं। और एक आपका जो लास्ट में प्राइस ऊपर गया है, ओ सॉरी, सॉरी, तो ये आप नॉर्मली समझ लो, ये जो है ना, ये इसको फिफ्थ वेव बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग की 5 वेव्स हो गई, जिसको आप मोटिव फेज बोलते हैं। यहाँ पे जो अपन ने देखा था मोटिव फेज। अब यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो फर्स्ट ये जो लेग आया नीचे है ना, फर्स्ट जो प्राइस का करेक्शन आया, ये ए ए वेव है। इसके बाद ये ऊपर गया, है ना, ऊपर जो गया उसको बी वेव बोलते हैं। ठीक है, और फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, तो ये आपका एक सी वेव हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल आपका जो 8 वेव हैं, 1 2 3 4 5, है ना, और ए बी सी, ये टोटल 8 वेव्स को मिला के आपकी इलियट वेव थ्योरी बनती है ना। स्टार्टिंग के ये जो 5 हैं, स्टार्टिंग के यहाँ तक जितने आपके 5 थे, वो आपका मोटिव फेस है। और बाकी जो ए बी सी हैं, जो आपका वेव्स हैं, वो करेक्टिव फेस है ना। इसमें फ्रैक्टल नेचर कैसे बताया गया है ना, अगर आप मान के चलो कि ये एक वेव है ना, ये मैं नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको इलियट वेव से मत लेना। अब इस एक वेव के अंदर भी अगर मैं जूम करूंगा, जूम करके अगर देखूं, तो मे बी ये ऐसे 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 चल रही होगी अंदर, है ना। सिर्फ ये जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है ना, इसको अगर मैं देखूं और माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो सॉरी, मेरे टंग ट्विस्ट हो जाती है उसके लिए, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप अपन देखें इसको, तो इसके अंदर भी मल्टीपल वेव्स चल रही होंगी, जैसे प्राइस चलते हैं, है ना। इनको भी अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर अपन जाएं और फर्दर डिटेल में जाएं, है ना, तो आप मान के चलो कि ये हो सकता है कि ये जो बड़ी वेव अपन को दिख रही है, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे दिख रही होगी। ये जो छोटा अपन को वेव दिख रहा है, ये वाला, ये अपन ने मान के चलो 1 वीक पे दिख रहा है। इससे छोटा कुछ करेंगे तो 1 डे पे कुछ दिखेगा। तो फ्रैक्टल नेचर मतलब वही कि प्राइस सबके लिए कॉमन है ना। सब वेव्स आपके हों या आपकी कैंडल स्टिक्स हों, जो भी चीज बन रही है प्राइस के अकॉर्डिंगली ही बन रही है। एंड जिसका बेस प्राइस है ना, प्राइस की वजह से क्योंकि सब कुछ हो रहा है, तो वो फ्रैक्टल इन नेचर अपने आप ही होंगी, बिकॉज उसमें फिर टाइम का बाउंडेशन नहीं है आपके पास। टाइम आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे आपके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, वही बड़े टाइम फ्रेम पे होंगे। सेम विद द केस ऑफ योर वेव्स। वेव्स बड़ी जैसे बनती हैं, फॉर्मेशन होता है, वैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे या छोटे लेवल पे भी वैसे ही वेव दिखेंगे आपको। एक वेव के अंदर मल्टीपल वेव्स दिख सकती हैं, कहने का मतलब वो था। तो अपन ने ये देखा अभी फ्रैक्टल नेचर, फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे मोटे वेव्स के बारे में, है ना। जो अपने स्टार्टिंग की 5 वेव्स है, 1 2 3 4 5, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो मेन टाइप्स की वेव रहती है, मतलब इसके दो टाइप्स रहते हैं। एक रहता है आपका इम्पल्स वेव और दूसरा रहता है डायगोनल वेव, है ना। तो इम्पल्स वेव जो रहता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिव वेव रहता है एंड मस्ट फॉलो 3 अनब्रेकेबल रूल्स। इम्पल्स वेव कब कहलाएगी, जब वो इन तीन रूल्स को फॉलो करेंगे। गॉट इट। तो इसमें जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट आपका जो रूल है, अपन उसको देखते हैं कि वेव टू जो है वो नेवर मूव्स बियॉन्ड द स्टार्ट ऑफ वेव वन, है ना। इसका मतलब, है ना, तो ये जो आपका वेव टू था, है ना, तो ये आपका वेव वन था, ये वेव वन है। वेव टू जो है, ये वेव वन, ये वेव टू, ये थ्री मैंने बना दिया है ना। तो वेव टू जो है ना, वो वेव वन को ऐसे पास नहीं करेगा। ये फर्स्ट रूल है कि वेव टू नेवर मूव्स बियॉन्ड द स्टार्ट, जहां से स्टार्ट हुआ है ना। इट कैन नॉट रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ वेव वन, है ना। तो ये पूरा 100% ऐसे रिट्रेस नहीं करेगा, एक सम अमाउंट ऑफ आपका प्राइस पे ही सेकेंड वाला जो है वो रिट्रेस करके वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस सबसे ये फर्स्ट आपका मेन रूल था, है ना। सेकेंड मेन रूल है आपका कि वेव थ्री इज नेवर द शॉर्टेस्ट मोटिव ऑफ वेव। इसका क्या मतलब, तो इट डजेंट हैव टू बी द लॉन्गेस्ट। सेकेंड वाला पढ़ रहा था मैं,
है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका फर्स्ट वेव है, सॉरी, आपका फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव आया, है ना। तो इसमें ये बोलने की कोशिश करी गई है कि जो थर्ड वेव है आपका, ये कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा, है ना। मतलब शॉर्टेस्ट मोटिव सब वेव, मतलब ये वन, है ना, ये टू, ये वाली थ्री आपकी ये एक ही है, थोड़ा गलत वो स्ट्रेट नहीं बन रही है बट वो एक ही है, थ्री, ये फोर, और ये आपकी फाइव, है ना। ये आपकी हैं वेव्स। तो जो थर्ड वाली है ना मोटिव सब वेव, वो वन और जो फाइव है इनसे छोटा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इनसे छोटा मतलब जो ऊपर की तरफ आपका जा रहा है ना, जो वेव जो ऊपर की तरफ जा रही है वो आपकी वन, थ्री एंड फाइव ही है, जो सेम डायरेक्शन में, अगर अपवर्ड में है तो अपवर्ड की तरफ, अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड की तरफ। इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी जस्ट मेरे को क्लिक हुई कि अगर डाउन ट्रेंड में है ना, तो डाउन ट्रेंड में भी आप देखो इलियट वेव थ्योरी सेम अप्लाई होती है। जो आपके फर्स्ट वेव है, ये ये आपकी फर्स्ट वेव रहेगी। जब ऊपर गया प्राइस तो ये आपकी सेकेंड वेव रहेगी, और सेम आपके प्रिंसिपल्स इस पे भी अप्लाई होंगे। ये सेकेंड, ये वाला, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ, और ये वाला फिफ्थ। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है ना। तो ये डाउन ट्रेंड में अपन इलियट वेव थ्योरी सेम एप्लीकेबल होगी। फिर यहाँ पे माइनर सा एक पुल बैक आ सकता है, तो ये ए, बी, सी। ठीक है, समझ में आया आपको। ये एक ए, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हल्का सा करेक्शन ए, फिर ये वाली बी, ये वाली सी। ठीक है ना। तो ये जस्ट मेरे को एकदम से रिकॉल हुआ कि आप ये ना सोचें कि इलियट वेव थ्योरी सिर्फ अप ट्रेंड के लिए होती है। इट्स जस्ट दैट कि माइंड में अपने थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है, तो मैं उसी ए की ट्रेंड को लेके भी समझा रहा हूँ। तो अभी वापस अपन टॉपिक पे आते हैं, क्या पढ़ रहे थे अपन की वेव थ्री जो है वो कभी शॉर्ट नहीं होगी, है ना। वेव थ्री लॉन्ग हो सकती है, लॉन्गेस्ट हो सकती है, बट नेसेसिटी नहीं है कि लॉन्ग ही हो, है ना। आपका वेव जो फाइव है वो लॉन्ग हो सकता है, वेव वन लॉन्ग हो सकता है थ्री से, बट थ्री जो है वो कभी भी सबसे शॉर्ट नहीं होगा, है ना। अगर वन लॉन्ग है, अगर वन आपका लॉन्ग है ना, थ्री जो है कंपेरेटिवली वन से लॉन्ग नहीं है, लेकिन फाइव से फिर छोटा भी नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट कौन सा होगा उस केस में? फाइव। फाइव शॉर्टेस्ट हो सकता है, वन शॉर्टेस्ट हो सकता है, बट थर्ड वाला नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड रूल है। फोर्थ वाला है कि वेव फोर नेवर एंटर्स द प्राइस टेरिटरी ऑफ वेव वन। इसको भी अपन देख लेते हैं। तो आपका एक वेव, दो वेव, अब ये जो फोर्थ वेव बन रहा है ना, ये, तो ये जो फर्स्ट वेव थी, फर्स्ट वेव का जो हाई है ना, ये सेकंड वेव है। फर्स्ट वेव का जो हाई है, यहाँ पे फोर्थ वेव नहीं आएगी। ठीक है, ये ऐसे करके फिर ऊपर नहीं जाएगा। इस यहाँ पे अगर ये फर्स्ट वेव के अंदर फोर्थ वेव आ गई, है ना, तो ये आपका इम्पल्सिव वेव नहीं कहलाएगा, बिकॉज इसके अंदर ये तीनों जो रूल हैं अनब्रेकेबल होने चाहिए। मतलब आपका जो सेकेंड वेव है वो हल्का से रिट्रेस करेगा, थर्ड वेव है वो मतलब शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता है, और जो फोर्थ वेव है वो आपका इस वाले जोन में, फर्स्ट वाले जोन में नहीं आएगा। और अगर ये ऐसा है तो इसको आप इम्पल्सिव वेव बोलेंगे, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिव वेव, है ना। ये समझ में आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक सिमुलेशन भी बनाया है जेमिनाई पे, इससे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली आप पहले तो इलियट वेव ऐसे नॉर्मली देख लो, मैंने और दो तीन चीज़ें करी हैं। तो ये आपका पहली वेव है, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव, ए बी सी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ये जो था, है ना, पहला रूल, है ना, दूसरा रूल और ये तीसरा रूल। पहला रूल ये कि आपका जो सेकेंड वेव की जो डेप्थ है वो फर्स्ट वेव को पास नहीं करनी चाहिए, तो अपन उसको चेक कर ले, अभी सही है। बट अगर जैसे ही मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये फेल हो गया, करेक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट वेव जहाँ से स्टार्ट हुई थी, है ना, फर्स्ट वेव जहाँ से स्टार्ट हुई थी ये उसके नीचे चले गए, तो ये आपका इलियट वेव
नहीं है, मतलब बेसिकली इम्पल्सिव वाला नहीं है, है ना। सेकंड में था कि आपका जो वेव थ्री वो शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, ठीक है, इसको छोटा कर दिया, तो अब ये वेव फाइव वेव वन से छोटी लग रही है, तो भी ये आपका एक जो सेकंड रूल है वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए। थर्ड आपका रूल था कि वेव फोर जो है वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए वेव वन के इसमें। तो अभी आप देखो कि वेव वन है, इसका यहाँ पे आएगा, तो जैसे ही फोर्थ वाला अगर यहाँ पे आया नीचे की तरफ, है ना, तो ये इसने रूल ब्रेक कर दिया, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस अब आपको और चीजें क्लियर हुई होंगी, ये आपका परफेक्ट है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें और दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट वो अपन देखते हैं इसमें। अब आता है एक्सटेंशन क्या होता है। तो इन एन इम्पल्सिव वेव वन ऑफ द मोटिव सब वेव जो है आपका यूजुअली थर्ड या फोर्थ फिफ्थ वाला, सॉरी थर्ड या फिफ्थ, is often extended, meaning it stretches out to be significantly longer than the others, है ना। मतलब वही कि बाकियों से बड़ी हो सकती है। इन स्टॉक मार्केट थर्ड वेव एक्सटेंशन आर द मोस्ट कॉमन, है ना। तो जो मोस्ट कॉमन था जिसमें थर्ड सबसे ज्यादा बड़ी होती है वो अपन ने देखा, बट अगर फिफ्थ भी बड़ी हो सकती है, लॉन्गेस्ट हो सकती है, इट जस्ट दैट कि थर्ड वाली शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। फिर अगर फिफ्थ वाली सबसे लॉन्गेस्ट है तो बहुत कॉमन है कि आपका जो शॉर्टेस्ट वे फिर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, बिकॉज थर्ड वाला कभी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, उसका ध्यान रखिएगा, आ सकते हैं। तो वैसा 100% गारंटी नहीं है, जस्ट दैट कि इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैंने बोला कि आ सकता है ना। तो ये एक्सटेंशंस रहते हैं सेम, बस वही मैंने आपको बताया वैसे। अब ट्रंकेशन में क्या होता है कि समटाइम्स वेव फाइव जो है वो फेल कर जाती है वेव थ्री के ऊपर निकलना, है ना। अब इसको मैं एक बार बता देता हूँ। एक्सटेंशन तो आप देखो खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, तब आपको क्लियर होगा। प्रैक्टिस मतलब बना के देखना। ये वन, ये टू, थ्री, है ना, थ्री बनाई, फोर बनाई। अब फोर के बाद पता चल रहा है कि फाइव जो है यहाँ तक ही बनी है, थ्री को भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। ये वन बनी वेव, ये सेकंड वेव बनी, ये थर्ड वेव बनी, ये फोर्थ वेव बनी नीचे वाली, है ना, यहाँ पे। बट जो फिफ्थ वेव बन रही है वो आपका थर्ड वेव को क्रॉस नहीं कर पा रही है, ये, और यहीं कहीं से नीचे की तरफ आ रही है। तो इस केस को क्या बोलते हैं कि ट्रंकेशन का केस बोलते हैं। कि इसमें क्या होता है, आपका जो ये प्राइस का मूवमेंट है ना, वो एग्जॉस्ट कर जाता है किसी भी ट्रेंड में। बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑफन लीड टू अ शिफ्ट शार्प रिवर्सल, तो इस केस में रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि द डायगोनल वेव इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोटिव वेव दैट ब्रेक्स द थर्ड रूल, है ना। अब इसमें अपन, ठीक, दैट ब्रेक्स द थर्ड रूल। तो इन अ डायगोनल वेव, sorry, in a diagonal, wave 4 almost always enters the price 1 territory of wave 1. Diagonals are usually bounded by converging trend lines, giving them a distinct wedge shape. They can appear as an ending diagonals, acting as the final fifth wave, or leading diagonals, acting as the first wave. अब ये क्या मैंने चप्पड़ चप्पड़ करी है वो अपन समझते हैं। मोटिव वेव्स जो थी, है ना, मोटिव ध्यान रखना, वन टू थ्री फोर फाइव वो मोटिव वेव्स हैं। इसमें से अगर ये तीन रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं स्टार्टिंग के, तो आपका वो इम्पल्सिव वेव है। ठीक है, उसमें से आपका जो जैसे कुछ रूल्स थे उनका जैसे एक्सटेंशन हो रहा है या उसमें ट्रंकेशन हो रहा है, तो वो मैंने अभी आपको बताया क्या है। बट इम्पल्सिव वेव के अलावा एक और वेव होता है जिसको अपन डायगोनल वेव बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि आपका जो थर्ड वाला जो रूल है ना, सिर्फ थर्ड वाला, है ना, बाकी के दो नहीं, सिर्फ थर्ड वाला जो रूल है वो ब्रेक होता है। थर्ड वाला रूल अपना, प्राइस ऊपर गया, है ना। यहाँ पे जो फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला फर्स्ट वाले की कैटेगरी में आके फिर ऊपर जा सकता है ना। तो अभी इससे पहले जब मैंने आपको बताया था, हाँ, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये, सॉरी, है ना। तो नॉर्मली इससे पहले जब मैंने आपको बताया था
कि टेरिटरी में नहीं आ सकता है, तो वो किसके लिए था, पर्टिकुलरली इम्पल्सिव वेव के लिए। इम्पल्सिव वेव के लिए तीनों जो आपके रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। बट डायगोनल वेव के लिए नाम है इट जस्ट दैट, कि ऐसा मत समझना कि वेव कुछ ऐसा अलग है या बहुत अलग है, सिर्फ नाम दे के रखें कि अगर उसने आपका जो थर्ड वाला रूल है वो ब्रेक किया, है ना, फोर वाली जो वेव है वो फर्स्ट वाली वेव के टेरिटरी में आ गई, तो उसको पर्टिकुलरली अपन डायगोनल वेव बोलेंगे, है ना। बस ये चीज चीज थी। तो इसमें बेसिकली मैं आपको सिमुलेशन ही बता देता हूँ, जेमिनाई पे बनाया जो। ये देखिए, ये अपना है नॉर्मल इम्पल्सिव वेव, है ना। इम्पल्सिव वेव में क्या हो रहा है कि सारे के सारे अपने जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। सेकंड वाला फर्स्ट वाले को क्रैक नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये नोड पे ध्यान मत देना, मतलब आप वेव काउंट करना है, ये एक वेव है, दो वेव है, सेकंड थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है, और ये फिफ्थ वेव है, जैसे मैंने माउस का कर्सर किया है। ये नोड पे ध्यान मत देना कि ऐसा आप समझो कि जीरोथ वेव भी आएगी, ऐसा नहीं है ना। तो ये फर्स्ट वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सेकंड वाला ब्रेक नहीं कर रहा है, थर्ड अपना शॉर्टेस्ट वाला नहीं है ना। ये सेकंड अपना रूल था, और जो आपका थर्ड रूल है, फोर्थ वाला जो है वो फर्स्ट वाले के प्राइस टेरिटरी में नहीं आ रहा है। गॉट इट। इसके अंदर एक और चीज मैंने लगाई है, फाइनली मेरे को मिल गई, तो ये फ्रैक्टल नेचर है। फ्रैक्टल नेचर इन द सेंस कि आप आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे वेव्स जो हैं वो जा रहे हैं, है ना। उन छोटे छोटे वेव्स को ही अपन कनेक्ट करके एक बड़ी वेव बना रहे हैं, है ना। ये फ्रैक्टल नेचर होता है बेसिकली, कि अपन जो आपका मूवमेंट है ना, प्राइस का, वो सेम वे में वर्क कर रहा है आपके छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे। एंड जिस हिसाब से प्राइस के हिसाब से आपकी वेव्स बनती हैं वो इक्वली वैसे ही बनती हैं, जैसा आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो या छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, ठीक है। अब इसमें मैं इसको चेंज करता हूँ लीडिंग डायगोनल की तरफ। अब डायगोनल का मतलब अभी आपको पता है, सब वेव मैंने हटा दी। डायगोनल में क्या हुआ कि जो फोर्थ वाला थर्ड जो वाला रूल है ना, थर्ड रूल जो है कि आपकी जो फोर्थ वेव है वो फर्स्ट के प्राइस टेरिटरी में नहीं आनी चाहिए। रूल जब ब्रेक होता है तो उसको डायगोनल वेव बोलते हैं ना। जब वो रूल ब्रेक नहीं होता है तो वो कौन सी रहती है, इम्पल्सिव वेव। गॉट इट। तब यहाँ पे रूल ब्रेक हो रहा है तो ये अपनी डायगोनल वेव है। ठीक है, अब अपन करेक्टिव वेव्स पे आते हैं। करेक्टिव वेव्स अपनी कौन सी हैं, अपन ने अभी तक किसकी बात करी थी, मोटिव वेव्स, जो स्टार्टिंग की पांच जो वेव्स थी उनकी। अब आते हैं करेक्टिव वेव, जो बाद की जो तीन वेव्स है अपन उनकी, है ना। तो इसमें आपका ये जो 535 335 3333 दिख रहा है ना, ये बेसिकली यहाँ फ्रैक्टल नेचर की बात हो रही है। मतलब जो आपकी मेन आपकी जो वेव है उसके अंदर कितने और सब वेव्स होनी चाहिए। तो एक ये जैसे 535 है ना, तो इसमें ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि ए वाली जो वेव है उसके अंदर पांच सब वेव होंगी, बी वाली जो वेव है उसके अंदर तीन होंगी सब वेव, और जो सी वाली वेव है उसके अंदर पांच सब वेव होंगी। मैं इसको अभी समझाता हूँ भी आपको और अच्छे से। तो करेक्टिव वेव्स में तीन मेथड्स होते हैं, जिगजैग, फ्लैट एंड ट्राइंगल्स, है ना। अब अपन इसको देखते हैं। तो इसका भी मैंने सिमुलेटर पे बना के रखा है जेमिनाई पे। तो अपन सबसे पहले जिगजैग पैटर्न देखेंगे। तो जिगजैग आप अपन ने देखा है 535 का, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे 535 का स्ट्रक्चर। अब मैं बताता हूँ वो कैसा होता है। आप देखो कि मेन जो आपकी वेव्स हैं ए बी सी, पहले आप उनको देखो, ये अंदर जो भी है उसको मत देखो, बस ये जो ब्लू वाली आपको वेव दिख रही है ये ए बी सी, ये तीन जो अपनी वेव थी आपकी करेक्टिव फेस वाली, है ना, ये वेव्स हैं अपनी, है ना, मेन जो वेव्स हैं। अब इसका क्या मतलब है जिगजैग में, कि जिगजैग में एग्जैक्टली आपकी जो सब वेव्स रहेंगी इन मेन वेव्स के अंदर। मेन वेव्स कौन सी है, ए बी सी, इसके अंदर 535 रहेंगी, है ना। तो इस पे आप इनके किसी भी आप सॉरी सिंबल्स जो है ना उनके ऊपर ध्यान मत देना। मैं नॉर्मली आपको वेव्स जस्ट बता रहा हूँ। तो ये आपकी जो ए वेव है, ए वेव में कितनी वेव सब वेव्स होंगी आपकी, फाइव। ये फ्रैक्टल नेचर जो है आपका। तो एक दो ऊपर आया, तीन नीचे आया, चार ऊपर गया, पांचवा नीचे आया, तो पांच सब वेव्स है ना। ये नंबरिंग्स पे ध्यान मत देना, जेमिनाई ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करा है, बट हाँ डायग्राम सही बनाया हुआ है ना। नंबरिंग गलत कर रखी है बस। तो ये आपका फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। माउस कर्सर को देखा आपने। सेकंड, अब बी वाले, बी वाली जो मेन वेव है उसके अंदर कितनी सब वेव्स होंगी, तीन सब वेव्स। तो इसमें एक दो तीन, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे लास्ट जो सी वेव है उसके अंदर तीन आपकी, ओ सॉरी फाइव आपकी सब वेव्स होंगी। तो आपका सी वाली वेव में एक दो तीन चार पांच, ये आपका जिगजैग पैटर्न, ठीक है। मतलब ये जस्ट आपको
प्रैक्टिस करनी पड़ी इलियट वेव थ्योरी की, तो बेसिकली बिकॉज ये ऐसे मेरे को भी, क्योंकि चार्ट पे मैंने बहुत सारे चार्ट देखे, पर मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक एक भी चार्ट या एग्जांपल ऐसा मिला नहीं जिसको मैं चार्ट पे दिखा सकूं, तो दैट्स व्हाई आई यूज दिस जेमिनाई का सिमुलेटर मोड, कि एटलीस्ट मैं समझा पाऊँ आपको कि क्या है ना। सेकेंड है आपका ये फ्लैट या साइडवेज 335 वाला स्ट्रक्चर, है ना। 335 आप नाम से समझ ही गए होंगे। यहाँ पे आपकी मेन जो वेव्स हैं वो ए बी सी हैं, है ना। इसके अंदर जो स्टार्टिंग में ए और बी है उसके अंदर 3 वेव सब वेव्स हैं, और जो सी है उसके अंदर 5 सब वेव्स हैं, ठीक है। तो आपका 1 2 3 तीन सब वेव, फिर 1 2 3 बी के अंदर 3 सब वेव, फिर 1 2 3 4 5 सी के अंदर 6 सब वेव, ओ सॉरी 5 सब वेव। ट्राइंगल वाला इसमें अच्छे से बना नहीं, बहुत इन्होंने गंदा बना दिया है, तो मैं इसको नॉर्मली समझाता हूँ आपको कि साइडवेज या 3 3 3 3 स्ट्रक्चर, अब इसके अंदर आप बोलोगे कि सर इसमें 5 3 कैसे आ रहे हैं, जबकि बाद अपने पास सिर्फ ए बी सी 3 ही मेन सब वेव्स है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका डी और ई और एक्स्ट्रा जो मेन वेव्स हैं वो और एड ऑन हो जाती हैं, अगर आपका ट्राइंगल का साइडवेज आपका ये है पैटर्न। तो वेयर एवरी सब वेव is corrective, they can contracting trend lines converge barrier वन फ्लैट लाइन या वन स्लोपिंग लाइन। तो ये ठीक है, थियोरेटिकल है, आप एग्जाम के एंड से पढ़ लेना, मैं उसको आपको इमेजिन कराता हूँ कैसा होता है। ट्राइंगल ऑलवेज precedes the final motive wave of the larger trend, meaning a sharp post triangle thrust is about to happen, है ना। अपन इसको देखते हैं कि कैसा बनता है। ठीक है, ड्राइंग के लिए पहले ही सॉरी, बट देखो अब मैं बताता हूँ। पहले मैं इसको ड्रॉ ढंग से नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं पहले ही अपना ट्राइंगल बना लेता हूँ। अपन ने जैसे ट्राइंगल चार्ट पैटर्न्स वगैरह में पढ़े थे कि ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, है ना। तो वही है। यहाँ से आपका जब डाउन वेव चालू होता है ना, मतलब करेक्टिव फेज जब चालू होता है, तो इसमें आप मानो एक वेव आई, 3 की वेव रहेगी ना, तो ए बी सी डी ई में सब में 3 वेव सब वेव्स रहेंगी, तो ये एक, है ना, 2 3। तो ये ए जो था, ए जो मेन वेव था उसमें ये 3 सब वेव से ये ए बना है ना। अब बी जो रहेगा तो 1 2 3, तो ये जो बी है ये 3 बाकी सब वेव से बना हुआ है ना। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, अब थोड़ा सही बना पाऊंगा। अब जो सी है वो किससे 3 सब वेव से बनेगा, 1 2 3, है ना। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि अब डी कैसे बनेगा, 1 2 3, है ना। और ई कैसे बनेगा, 1 2 3। बेसिकली ये ऐसे कर करके सिमेट्रिकल ट्राइंगल या अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स जनरेट करता है। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसमें पहले मैंने लाइंस खींच ली बिकॉज मेरे से ड्राइंग गलत बन रही थी, तो इन लाइंस के को रिप्रेजेंट करके थोड़ा सा एटलीस्ट मैं आपको समझा पाया वैसा, कि आपका एक जो मेन वेव है उसके अंदर 3 सब वेव है। तो ऐसे ही ये 3 3 3 3 3 स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे सिमेट्रिक ट्राइंगल दिख रहा होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके इसको आप बहुत सारे ट्राइंगल्स वगैरह इसमें बना सकते हैं। बुक में और दिया हुआ है, एक बार आप बुक में भी देखना, बुक में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज आपका देखो फाउंडेशन बेस क्लियर रहेगा ना, फिर तो ये है कि आपके चार्ट्स है ना वो आपका प्लेग्राउंड है, आप कुछ भी करो, बनाओ, एनालाइज करो उसमें जो भी आपके क्वेश्चन है वो लो पूछो वैसा, तो नेवर एंडिंग लर्निंग है वो तो इसमें। अब sometimes the market will link 2 or 3 of this pattern together using an X wave to form a complex sideways correction known as combination या डबल थ्री या ट्रिपल थ्री। तो ये बेसिकली देखो क्या होता है इसमें, देखो इसका ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का डायग्राम कॉम्प्लेक्स है, तो वो यहाँ पे तो मैं अभी बना के नहीं बता पा रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट कि एक बार आप बुक में देखना कि कैसे बना हुआ है, बिकॉज क्या है ना कि कॉम्बिनेशन मतलब है कि जिगजैग पैटर्न हुआ अपना 5 3 5 चल रहा है, प्लस उसके साथ फ्लैट मिला दिया, है ना। मतलब दो करेक्टिव वेव्स का कंटिन्यूएशन अगर उनको ज्वाइन कर दो तो वो चीज़ है। अगर जिगजैग के साथ कभी ट्राइंगल मिला दिया, फ्लैट के साथ ट्राइंगल मिला दिया, तो वो एक एक्स वेव बन जाता है बेसिकली इन दोनों कॉम्बिनेशन, तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। वो डबल थ्री या ट्रिपल थ्री के एंड से दिखता है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बेसिकली समझा मैंने दिया है, बट जो डायग्राम है वो मेरे से टू बी वेरी ऑनेस्ट सॉरी नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो बुक में आप एक बार देखना, बिकॉज यहाँ पे मैं वो पिक्चर शो नहीं करता हूँ ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। तो आपके पास CMT लेवल 1 की जो बुक होगी जिसमें ये चैप्टर होगा,
उसमें आप देखना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने समझाने की कोई ट्राई तो किया है। अब इसमें इलियट वेव थ्योरी में अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो मेन एक जो फोर्थ चीज है इसमें आता है फिबोनाकी रिलेशन, जो आपकी इलियट वेव के साथ है ना। तब देखते हैं अपन कि उन्होंने क्या लिखा है कि वेव पैटर्न वर intimately intimately tied to the mathematical sequence of Fibonacci numbers. The key ratio is 0.618, known as the golden ratio or the golden phi. गोल्डन मीन मैंने एफ आई भी पढ़ा। अलॉन्ग विद इट्स इनवर्स 1.618, मतलब उसका जो रिवर्स होता है वो, और अदर वाइटल रेशियोज इंक्लूड 0.382, 0.786 एंड सो ऑन, है ना। तो इन रेशियोज को पहले अपन ये देखते हैं कि आपको पता है फिबोनाची नंबर क्या होता है बेसिकली। अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं, चलो, है ना। तो इसके लिए अपन फिबोनाची के लिए अपन ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं एक बार, है ना। ये सब मैं बताऊंगा कि कैसा क्या रहता है, बट अपन पहले फिबोनाची को समझ लेते हैं, एक बार देखते हैं, है ना। तो ट्रेडिंग व्यू पे अगेन दिस इज अ डिस्क्लेमर दैट दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। तो आप प्लीज स्टॉक को देखकर कुछ भी आप बाय सेल मत करना, है ना। तो यहाँ पे साइड में जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, पूरा बोलना भी भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे साइड में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखेगा। तो एक बेसिकली आप लो से लेके स्विंग लो से लेके किसी भी स्विंग हाई तक आप उसको बनाओ। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज देखेंगे 0, 23, 38, 50, 61, 70 एंड 100, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आए कहाँ से, फिबोनाची का ओरिजिन कहाँ से हुआ, अपन वो देखते हैं, है ना। इसमें थोड़ा डीप डाउन करते हैं अपन। तो नॉर्मल एक्सेल लिए मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ, बिकॉज ये ना, मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना, तब हम हमारे टाइम पे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था कि आपको फिबोनाची का कोड लिखना है ना। फिबोनाची के पैटर्न्स, फिबोनाची का यूज करके पैटर्न्स बनाने हैं, हमारे कोडिंग इंटरव्यूज वगैरह में होता था। तब से मैं काफी फैसिनेट था इस चीज को लेकर, बिकॉज ये नेचुरली इतना अच्छी चीज है, मतलब मुझे फैसिनेट करती है बस, इट जस्ट दैट, बाकी और कोई रीजन नहीं है। और इसमें देखो स्टार्टिंग में आपके दो नंबर रहेंगे, जीरो से स्टार्ट करते हुए वन एंड एक और ले लेते हैं, वन एंड वन। बहुत सारे इसको वन से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे जीरो से करते हैं, बट जीरो अब डिस्कवरी हुई है तो मैं जीरो से यूज कर लेता हूँ। इसमें अब क्या है कि आपको आपका जो करंट नंबर है उसको आपके के प्रीसीडिंग नंबर से प्लस करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वन प्लस जीरो हुआ वन, ठीक है। मैं जीरो का वैसे है सिग्निफिकेंस थोड़ा सा, बट ये देखो वन, ये हटा दो, है ना। तो वन प्लस इसका प्रीसीडिंग नंबर, इसको ऐड कर दो तो जीरो प्लस वन वन। अब वन प्लस वन टू, अब टू प्लस वन, है ना। तो इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ई, सॉरी, हाँ ठीक है, ई फाइव प्लस आपका ई फोर, ठीक है, थ्री आ गया। तो इसको मैं ड्रैग डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सारे फिबोनाची नंबर दिख रहे होंगे, मैं तो नहीं आ रहा ना बीच में, नहीं मैं नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये थ्री के बाद फाइव कैसे बना, थ्री प्लस टू फाइव, एट प्लस फाइव, ओह सॉरी, फाइव प्लस थ्री एट, है ना। एट प्लस फाइव 13, है ना। और आपका 13 प्लस एट 21। अब ऐसे ये चलता जा रहा है प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग नंबर्स को लेके। अब यहाँ पे जो गोल्डन रेशियो है आपका, जो आपका ये वाला नंबर है 0.618, है ना। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये ई फाइव डिवाइड बाई ई सिक्स, है ना। आपका जो नंबर है ना, आपने उसको आगे वाले आपके नंबर से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, ये आप फॉर्मूला देखो, है ना। एक जो नंबर था उसको आगे वाले से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इसको लेता हूँ आगे, है ना, यही फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अब ये देखोगे कि सबके लिए, इसके लिए, इनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, करंट वाले को आपने आगे वाले नंबर से डिवाइड कर दिया। अब ये तो आगे वैल्यू नहीं ले पा रहे इसलिए, बट आप देखो कि सबका जो रेशियो कॉमन है, सबका रेशियो ऑलमोस्ट 0.61, 0.61 और समथिंग समथिंग, और ये 0.618, ये यहाँ से जो है ना चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ये आपका गोल्डन रेशियो जो फिबोनाची का है ना। इसमें और भी जैसे हैं, तो मैं एक और बता देता हूँ कि एक कैसे है, बिकॉज जैसे 50 भी है वो फिबोनाची नंबर नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को 50 का जो रेशियो है काफी अच्छा लगता था इसलिए। 78.60 जो है वो आपका यही जो है इसका स्क्वायर रूट नंबर है ना।
इसमें ए का रेशियो और है, रेशियो मतलब मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। ये आपका E5 हुआ, इसको डिवाइड करो आप आगे वाले नंबर से, है ना। अब इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको 0.38 वाला भी दिख रहा होगा, है ना। तो ऊपर की तरफ आपको 0.4 दिख रहा है, बट वही है कि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, तो आपको सेम एग्जैक्ट अमाउंट, सेम एग्जैक्ट आपको वैल्यू दिखना चालू हो जाएगी। जैसे 0.38 वाला, तो 0.38 का ये जो नंबर है ना, जो परसेंटेज है, वो भी फिबोनाकी से आया है। इसको आप पढ़ना, मतलब फिबोनाकी काफी अच्छी चीज है, मतलब अपना ऐसा होता है नेचुरली ऑकरिंग चीजें, जैसे पेटल्स जो होते हैं आपके फ्लावर्स के, वो भी फिबोनाकी का जो गोल्डन रेशियो उसमें होते हैं। आपके जो कान की डिजाइन होती है ईयर की अपने ह्यूमन एनाटॉमी में, वो आपका जो कान का जो डिजाइन है गोल है इनर, है ना। आप जो ईयर ड्रम्स हैं उसके ऊपर जो कवरिंग है वो आपका गोल्डन रेशियो जैसा बोलते हैं। मतलब मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से, डोंट कोट मी ऑन दिस कि मैं गलत बता रहा हूँ कुछ, आप रेक्टिफाई कर सकते हैं मुझे, एंड आप नेट पे खुद पढ़िएगा, बिकॉज मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था। तो ऐसा इसका ओरिजिन हुआ था, वो चीज था। तो अपन इसकी अब मेन चीजें पढ़ लेते हैं कि इसमें रिट्रेसमेंट जो है कि हाँ इसमें और जो चीजें हैं अपन इसको एक बार देखकर फिर इसको ओवर करते हैं। तो रिट्रेसमेंट बेसिकली जब प्राइस ऊपर जाके नीचे आ रहा है वो चीज, तो जब सेकेंड वेव जो बोली गई है, may usually make a deep retracement near 0.618 और ऑफ वेव वन, है ना। वाइल फोर्थ वेव जो यूजुअली करती है वो शैलो रिट्रेसमेंट करती है नियर 0.382 ऑफ वेव थ्री, है ना। मल्टीपल्स का भी एक वो है कि व्हेन वेव थ्री इज एक्सटेंडेड, मतलब वेव थ्री जब ज्यादा लंबी हो जाती है तो वेव फाइव जो रहता है वो ऑफन इक्वल्स टू टेली वेव के इक्वल रहता है, या फिर फर्स्ट वेव का 0.618 रहता है ना। इन अ zigzag करेक्शन वेव सी जो रहता है यूजुअली इज इन लेंथ इज इक्वल्स टू आपका वेव ए, है ना। और यहाँ पे कुछ डिवाइजर्स रहते हैं कि द ओरिजिन और टर्मिनेशन ऑफ वेव फोर जो है ऑफन डिवाइड्स द एंटायर फिफ्थ वेव इम्पल्स जो है सीक्वेंस इनटू द गोल्डन सेक्शन ऑफ 0.318। ये डिवाइड नहीं है, ये बेसिकली हैश आप एरो मान सकते हैं कि 0.382 और आपका पॉइंट, वेट अ मिनट, सॉरी मुझे थोड़ी सर्दी हो गई गर्मी में। सो हाँ, 0.618 के बीच में स्प्लिट करता है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। रिट्रेसमेंट अपन चार्ट पे देखते हैं, बड़ा मुश्किल से मिला बट मुझे एक चार्ट मिला एटलीस्ट। तो यही जो चार्ट है पे अपन देखेंगे, यहाँ पे मुझे एक इंडिकेटर मिला था इलियट वेव का, लक्सल गो का, है ना, ये वाला फर्स्ट वाले। तो यहाँ पे बेसिकली एबीसी वाला पैटर्न तो मुझे नहीं मिल पाया था, बट ये वाला जो था ना बहुत एक्यूरेटली आपका जो स्टार्टिंग के जो 5 वेव्स रहते हैं उसको तो बहुत अच्छे से इसने डिकोड किया है। अब मैं वो बताता हूँ कैसे। आपको फर्स्ट वेव दिख रही है, सेकंड वेव दिख रही है, थर्ड वेव दिख रही है, फोर्थ वेव दिख रही है, फिफ्थ वेव दिख रही है ना। इस पे मैंने साइड से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया मेरे यहाँ स्विंग लो से, मैंने बिल्कुल फिफ्थ तक, जहां तक इन्होंने बनाया था वहां तक बना दिया। ये लाइन मैंने हटा दी, वो जस्ट मैंने रिकॉग्निशन के लिए बना रखा था ताकि मुझे वापस से ढूंढना ना पड़े। अब देखो, जो फर्स्ट चीज बताई है कि सेकेंड वेव जो है वो डीप रिट्रेसमेंट लेती है नियर 0.618 ऑफ वेव वन, है ना। तो अपन पहले उसको देखते हैं, ऑफ वेव वन, है ना। तो मैं इसको भी हटाता हूँ, यहाँ से वापस लगाता हूँ, और सिर्फ सेकंड तक नहीं, मैं सिर्फ फर्स्ट तक इसको लेता हूँ, लेकिन फर्स्ट से मैं इसको, है ना, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे बाकी अभी थर्ड और फोर्थ वेव किसी पे ध्यान मत देना, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वेव पे ध्यान देना। क्योंकि अपनी जब फर्स्ट वेव के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, है ना, मान के चलो कि यार मेरा जो चार्ट है वो आप फॉर सपोज यहाँ तक ही बना, है ना, फर्स्ट वेव अपन को दिख रही है ना, कि रिट्रेसमेंट आया थोड़ा सा, तो अपन एक एक आइडिया कैसे लगाएं कि सेकंड वेव कहाँ तक आ सकता है ना। अपन ने वो किया, तो उसके लिए मैंने ये रिट्रेसमेंट लगाया टूल यहाँ तक, ठीक है। मैंने फर्स्ट वेव मैंने माना कि चलो यहाँ से अब नीचे 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 गिर रहा है, मे भी हो सकता है कि सेकंड वेव जो है वो 61.8 पे आए, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने प्लॉट कर दी। अभी मेरे को सेकंड वेव का कहीं एंड दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है ना। मैंने इसको फिर अब और कैंडल बनी, अरे यार ये ऊपर आ गया है ना। फिर और कैंडल बनी और कैंडल बनी, बट अब यहाँ देखो आप, ये ये जो सेकंड वेव जब बनी, है ना,
जब यहाँ से इसने प्राइस और ऊपर गया है ना, तो अपन को यहाँ तक दिखा, बट यहाँ से प्राइस एक बुलिश मोमेंटम के साथ थोड़ा सा ऊपर गया, और ऊपर गया जब इसने फर्स्ट वाले को क्रॉस कर दिया, तो अपन कितना एग्जैक्टली उस चीज को देख पाए कि जहां फिबोनाकी का, है ना, जहां फिबोनाकी का 61.8 का जो वो था लेवल, है ना, फर्स्ट वेव का जो 61.8 का लेवल था, एग्जैक्टली वहीं से सेकंड वेव अपनी बनना, और सेकंड वेव जो है वो खत्म हुई, है ना। ये सेकंड वेव जो है ये वाली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, एंड ये जो ऊपर जा रही है वो थर्ड है। तो फर्स्ट वाला जो था, सेकंड वेव यूजुअली टेक मेक्स अ डीप रिट्रेसमेंट, है ना, वाइल फोर्थ वेव यूजुअली मेक्स अ शैलो रिट्रेसमेंट नियर 0.382 ऑफ वेव थ्री, है ना। तो फर्स्ट वाला अपन ने कंफर्म कर लिया। अभी ये एक बार इसको भी देख लेते हैं, मैंने इसको देखा नहीं था, बट आपके सामने ही देखते हैं, चलो। 0.328 मतलब 0.38 का आपका थर्ड वेव का। तो आप अब लेंगे, इसको हटा देते हैं, वापस से करते हैं, यहाँ से लो, सेकंड वाले से पकड़ो, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का जहाँ पे एंड हुआ है सेकंड वेव का, है ना, क्योंकि थर्ड आपका यहीं से चालू हुआ है, और थर्ड तक ले जाओ, थर्ड तक ले गए। अपन को लग रहा है कि यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक जाएगा, बिकॉज अभी अपन को जस्ट नॉर्मली दिख रहा है, बट वो जैसा मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड वेव के साथ समझाया, अपन एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं यहाँ से कि यार अपन वो कर सकते हैं कि 38.20 पे अगर इलियट वेव चल रहा है, तो इस जगह पे आके फोर्थ जो आपकी वो है वेव, वो आके यहाँ पे रुक सकती है ना। अब वो आपने देखा कि आपको एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया लग गया कि हाँ यार यहाँ पे आके फोर्थ वेव अपनी रुकी थी। वो तब मैं इसको चलो आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अब तो दिख ही रहा है मेरे को। बट ये आपके जो दोनों हैं, इलियट वेव के साथ जब आपका फिबोनाकी लगता है, तो आप एक बेटर प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं आपके ट्रेड्स के लिए, है ना। वो चीज़ बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ कंफर्म हुई अपनी। अब मल्टीपल्स का अपन देखते हैं कि व्हेन वेव थ्री है एक्सटेंडेड, वेव फाइव ऑफन इक्वल टू वेव वन, या फिर उसका 0.618 ऑफ वेव वन रहता है, ठीक है। तो अपन इसको भी देखते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जब थ्री एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे अपन को थ्री एक्सटेंडेड ऑलरेडी दिख रही है, बिकॉज ये काफी बड़ा है ना, ये लॉन्गेस्ट ही लग रही है मुझे। उन्होंने बोला या तो जो वेव फाइव है, ये वाली जो वेव है ना, इसकी लेंथ जो है वो वेव वन के इक्वल रहेगी। तो एक बार अपन देख लेते हैं, आपके सामने देखता हूँ मैं। ये इसकी लेंथ है, परसेंटेज वाइज मत जाना आप, इसकी लेंथ जस्ट चेक कर सकते हो। तो लेंथ तो नहीं लग रही है इतनी, है ना, इक्वल, बट ये ऊपर तक भी जा सकता है। तो आप सोचिए कि अपना पहला प्रेडिक्शन ये होता है कि ये फिफ्थ वाला यहाँ तक जा सकता है, फोर्थ वेव के बाद एक फिफ्थ वाला यहाँ तक जा सकता है। आप उसके अकॉर्डिंगली भी अपना ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान कर सकते हैं, है ना। बट अभी तो नहीं गया। तो सेकंड चीज उन्होंने क्या बोल दी थी कि वेव वन जो है उसका 0.618 तो चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। फिबोनाकी लगाया, वेव वन जो है ना, इसका 0.61, तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, बिकॉज देखिए, हाँ इसमें एक और मिस्टेक क्या होती है बच्चों की, मैं वो बताता हूँ। ऐसा बच्चे क्या करते हैं ना, अब जैसे आप नीचे से जब ऊपर लेंगे ना इसको, तभी 100 से कैलकुलेट होगा। तो अगर आपने 100 से ये सोच के लिया कि ये 61.80 है, तो आप नॉर्मली मतलब कैलकुलेशन करके देखो कि 100 - 61.80 करोगे, तो आपको समथिंग अराउंड 38.20 कुछ आएगा, है ना। तो ये 32.20 है ना, तो वो मिस्टेक मत करना। जो फर्स्ट वेव का 61.80 रहेगा, वो आप जीरो से मेजर करो, है ना, कैसे भी मेजर करो किसी भी टूल से, बट ये आपका है जीरो से आपने मेजर किया है 61.80 का, है ना। तो क्या ये लेंथ पे आपका फिफ्थ वेव आ रहा है क्या? इसको मैं हटा देता हूँ, और इस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ। नहीं, ये लाइन चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपन मेजर कर सकते हैं ना डायरेक्टली। अब मैंने इसको उठाया, एंड देखिए अप्रोक्स अप्रोक्स वहीं पे आ रहा है ना। ये चीज अपनी कंफर्म हुई कि इन्होंने जो बोला था, या तो इक्वल होगा वेव वन के, या तो वेव वन का 0.618 टाइम होगा, है ना। तो ये चीज अपन ने दोनों कंफर्म करी। अभी ना जिगजैग वेव करेक्शन, जो मतलब अपना बाद वाला करेक्टिव फेस रहता है ये वाला, इसमें जो जिगजैग आता है, इसके अंदर वेव सी जो है वो यूजुअली इक्वल्स इन लेंथ टू वेव वन, वेव ए, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे इसका करेक्टिव वाला फेस मिला नहीं था अच्छे से, बट ये अपन अब इतना तो अब आपको दिख ही रहा है नॉर्मली चार्ट पे, है ना, कि
कैसी चीजें हो रही हैं। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको देखना करना। तो जो जो मेरे को मिला एटलीस्ट मैं वो तो बताऊं, है ना। तो थर्ड अपना डिवाइडर्स का है। तो द ओरिजिन और टर्मिनेशन ऑफ वेव फोर often divides the entire 5 wave impulse sequence into the golden section। ठीक है, तो इसको भी अपन देखते हैं। और इसको भी हटाता हूँ, है ना। अब ये बोल रहा है कि पूरे अपने इलियट वेव जो है टोटल जो बनी है स्टार्टिंग की पांच, है ना, ये जो टोटल पांचों बनी है, करेक्ट, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या बोला है कि आपका जो फोर्थ वेव है ना, वो डिवाइड करते हैं इन पूरी पांचों पांचों इम्पल्स वेव को इनटू द गोल्डन सेक्शन, है ना। तो 0.382 और आपका 0.618। तो 0.382 देखो, जो फोर्थ वाली वेव है इस वेव को देखो, है ना। तो उनके बोलने का मतलब ये है कि जो फोर्थ वेव है ना, ये जो फोर्थ वेव, ये वाली जो वेव है, इसने जो आपकी पूरी पांचों वेव है ना, इसको एक तो 38.20 के सेक्शन में काटा है ना, मतलब डिवाइड कर दिया, बेसिकली डिवीजन पॉइंट बता रहा है वो। और आपका जो नीचे है ये जो पूरा आपका फर्स्ट वेव से चालू हो रहा है, तो इसने दो सेक्शन में, ये जो लाइन है मैं लाइन ही बना देता हूँ कि इस लाइन ने यहाँ पे जो फोर्थ वाला है ना, ये डिवाइड करता है 38, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं किया बट उसके आसपास, है ना, अप्रोक्सीमेटली 38.20 के रेशियो में डिवाइड करता है ऊपर वाले साइड को, और नीचे वाले साइड को आपको ये आपका जितना बच्चा रहता है, मतलब कितना हो रहता है 61.80, उस रेशियो में डिवाइड करता है ये, है ना। वो यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो फोर्थ वाली वेव है वो पूरी वेव का, एंटायर वेव को दो सेक्शन में स्प्लिट कर देती है। एक 0.38 का जो आपका सेक्शन है वो, और दूसरा आपका 0.61 का जो आपका रेशियो सेक्शन है वो, है ना। तो ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि फोर्थ वाली जो वेव है, यहाँ पे जो लाइन है, ये थोड़ा सा 38.20 के आसपास ये, बट ये आपका जो ऊपर वाला है एटलीस्ट, क्योंकि जीरो से लेके 38.20 के आसपास है, और बाकी का जो आपका रिमेनिंग है, आप 100 माइनस 38.20 करोगे तो आपको 61.80 ही मिलेगा, है ना। तो ये बताने की कोशिश करिए। तो इस हिसाब से काफी ज्यादा रिलेटेबल होता है कि फिबोनाची प्लस इलियट वेव थ्योरी काफी साथ में चलती हैं, तो वो चीज इन्होंने बताने की कोशिश करी है। लास्ट है अपना द अल्टीमेट टारगेट की फिबोनाची क्लस्टर्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली ये चीज आप थोड़ा बुक में देखना, बट इसका सिंपल मैं मीनिंग बता देता हूँ। क्लस्टर मतलब क्या है, झुंड, है ना, तारों का झुंड जो बोलते हैं। तो क्लस्टर मतलब एक साथ चीजें कंबाइन हो रही हैं। तो सेम वही है कि द मोस्ट पावरफुल टूल इन इलियोटिशियन आर्सेनल इज द फिबोनाची प्राइस क्लस्टर। दिस अकर्स व्हेन टू और मोर फिबोनाची प्राइस रिलेशनशिप, दो या दो से ज्यादा जो भी फिबोनाची के आपके प्राइस के रिलेशनशिप रहते हैं, वो एग्जैक्ट सेम प्राइस लेवल पे आते हैं, है ना। तो वेव अनफोल्ड अक्रॉस मल्टीपल टाइम फ्रेम साइमल्टेनियसली फाइंडिंग अ स्पॉट वेयर मल्टीपल फिबोनाची रेशियोस अलाइन गिव्स ट्रेडर्स एन इनक्रेडिबली हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट। मतलब क्या है कि अगर आपने, अपन ने जैसे ये अभी एनालिसिस किया, है ना, ये डेली टाइम फ्रेम पे किया, है ना। अब अगर मान के चलो कि सेम लेवल पे अपन ने, जैसे ये मैंने ये वाला लेवल प्लॉट किया था 942.15 का, इसी सेम लेवल पे आपका डेली, आपका वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे किसी और थोड़ा सा एनालिसिस के साथ आपका फिबोनाची सेम बैठ रहा है, तो उस चीज को बोले कि वो सारी चीजें एक साथ कंबाइन हो रही है, वो प्राइस लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल बन जाता है। ये चीज बताने की कोशिश करिए। तो इसके जो थोड़े से एग्जाम्पल भी कम थे, बट जस्ट दैट कि थोड़ा सा थ्योरी था, तो मैंने वो सोचा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं छूट ना जाए, तो इसलिए मैंने कवर कर लिया। तो अपना चैप्टर 16 भी अब ओवर हो चुका है। एक बार अपन देख लेते क्या क्या पढ़ा अपन ने। देखो, सबसे पहले इलियट वेव थ्योरी पढ़ी, है ना, मोटिव फेज पढ़ा, स्टार्टिंग के 5 फेज। करेक्टिव फेज को अपन ने थोड़ा कम कवर किया, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज मुझे एग्जाम्पल टोटल नहीं मिला था इसलिए, बट एक मोटा मोटा अंदाजा मैंने दे दिया है कि क्या एबीसी वगैरह होता है, क्या चीजें वैसे, मतलब डायग्रामेटिकली एंड जेमिनाई का जितना यूज करके मैं आपको बता सकता था वैसे। तो वो सीन। सेकेंड, अपन ने मोटिव वेव को और डीप में पढ़ा। थर्ड, अपन ने करेक्टिव वेव को डीप में पढ़ा, है ना। मोटिव वेव में भी अपन ने इम्पल्सिव एंड डायगोनल वेव को देखा। करेक्टिव वेव में जिगजैग फ्लैट्स एंड ट्राइंगल्स को देखे, एंड फोर्थ में अपन ने फिबोनाची का रिलेशनशिप देखे। फिफ्थ अपना फिबोनाची क्लस्टर्स वगैरह अपन ने देखे। ठीक है, तो यही था अपना फर्स्ट फर्स्ट नहीं सॉरी 16th चैप्टर। बट ये शायद आपका सेक्शन 3 में आता है अभी, तो वो चीज़ देख सकते हैं आप।
अब एक बार आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो मेरे एंड से चैप्टर 16 भी अब कंप्लीटेड है। अब अपन मिलते हैं चैप्टर 17 पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।